नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में। ये सीरीज ईपीएफओ और एसीईपीएफ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां से आपको संभावित प्रश्न देखने मिलेंगे। तो बोर्ड पे नजर डालिए प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 है, अराउंड 80% ऑफ द एफडीआई इज लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया 2022-23। आपके नंबर 1 पर है कर्नाटका, 2 है महाराष्ट्र, 3 है दिल्ली और 4 है उत्तर प्रदेश। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 एंड 3, फॉलोड बाय बी 2, 3 एंड 4, सी 3, 2 एंड 4, डी 1 एंड 4। तो देखिए, जो कर्नाटक है वहां पे आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब आईटी सेक्टर है, ठीक है। और आईटी सेक्टर कोरोना के समय बहुत बूम हुआ, क्योंकि कोई भी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज नहीं बची, सारा काम कॉन्टैक्ट लेस हुआ। तो जो भी एफडीआई ना, वो तगड़े से आईटी सेक्टर में आई। तो कर्नाटक के पास लगभग 37% एफडीआई आया है, ठीक है। महाराष्ट्र, ये भी आपका सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑटोमोबाइल्स, ये सेक्टर भी है। यहां पर भी 17 से 18% एफडीआई जो भारत में आया है वो आया है। उसके बाद दिल्ली, इसमें भी 12 से 13% के लगभग एफडीआई आया है, ठीक है। तो अगर आप इसे साथ में ले लें तो लगभग भारत का 70 से 75% एफडीआई इसी 3 राज्यों में शामिल है, ठीक है। तो सही उत्तर है 1, 2 एंड 3। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2023 में हुआ है, उससे बहुत ज्यादा एफडीआई यहां आने की संभावना बढ़ी है। बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट। नंबर 1, exchange rate can be both fixed and floating. Floating exchange rate is dependent on forex reserve. Foreign exchange reserve को forex reserve करते हैं। Fixed exchange rate decided by central bank of the country. Fourth है आपका, India has market determined exchange rate since 1991. Select the incorrect option. आपके ऑप्शंस हैं A only 1, B only 2, C none, D only 4। देखिए, फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है क्या? अगर हम भारतीय करेंसी को किसी दूसरे करेंसी की तुलना में देख रहे हैं तो हमारा जो मेजरमेंट और रेफरेंस होगा वो डॉलर की तुलना में होगा। क्यों होगा डॉलर की तुलना में? क्योंकि ये डिसीजन लिया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में, और इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है, उसका काम ही है ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज या ग्लोबली देखना। तो उसमें डॉलर के मुकाबले सारे करेंसी रेट को देखा गया था कि कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो करेंसी रेट कैन बी फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, ये बात सच है। फ्लोटिंग में क्या है, मार्केट डिटरमाइंड होगा, मार्केट में उसका कितना डिमांड है उसके हिसाब से मार्केट डिटरमाइंड होगा। दूसरा क्या है, फिक्स्ड, कोई भी कंट्री, उसकी जो सेंट्रल बैंक है वो बता देगी कि हमारा करेंसी फलाने देश या डॉलर के मुकाबले इतना है, उसका फायदा भी है नुकसान भी है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, वो टोटल 5 करेंसी जो वर्ल्ड में चल रही है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ के अंदर आती है, और गोल्ड रिजर्व जो है सेंट्रल बैंक के पास, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स में जो बास्केट ऑफ 5 करेंसी है, उसमें आपका आता है डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, फिर आपका आता है चाइना का चाइनीज युआन, जापानीज येन, ठीक है, और फिर ये यूरोपियन यूनियन का यूरोज, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये भी सही है, ठीक है। इंडिया हैज मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिंस 1991, ये गलत है। देखिए, 1990 मार्च 31 को हमारा 7th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, और उसके बाद हमने बेल आउट लिया आईएमएफ से। तो आईएमएफ ने कहा कि 2 साल आप प्लान करो ही नहीं, प्लान हॉलीडे डिक्लेयर करो, और उसमें ताबड़तोड़ आप कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करो इकोनॉमी में, जो रिक्वायरमेंट है।
और 1993 से हम मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। सही जवाब है ओनली 4। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फिलिप कर्व? नंबर 1, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ एंड डी नन। तो पहले देखते हैं फिलिप कर्व है क्या। सेकेंड वाला जो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कुजनेत कर्व से आता है। ठीक है, ये कुजनेत कर्व से आता है, कुजनेत इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर्व। ठीक है, ये फिलिप कर्व से इसका संबंध नहीं है। फिलिप कर्व है क्या? देखिए फिलिप कर्व क्या कहता है, अब ये सच्चाई नहीं है लेकिन 1970 तक इसे सच माना जाता था। आपका यहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और यहां पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। यहां पे इन्फ्लेशन कम है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में फिलिप कर्व क्या बोलता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, देखिए जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना चाहिए, पर 1970 के पहले क्या माना जाता था कि अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, क्योंकि तभी ये मानना था कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो जो निवेशक होंगे, जो कैपिटलिस्ट क्लास होंगे, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ जब प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, पर 1970 के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो चीजों का डिमांड ही नहीं होगा, जब चीजों का डिमांड ही नहीं होगा तो चीजें प्रोड्यूस ही नहीं होगी उतनी संख्या में। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें तो 3 चीजें कांस्टेंट है, मनी, लैंड और मशीनरी इनपुट। जो आपका वेरिएबल है वो है जो मैन है उसमें इन्वॉल्व, मैन मतलब लेबरर्स जो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो लेबरर्स के ऊपर ही तो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, तो उनकी संख्या कम कर दी जाएगी, तो इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही बढ़ेगा। पर फिलिप कर्व के अनुसार ये उल्टा था, ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021? नंबर 1, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम इज प्रोहिबिटेड। सच बात है। सेकेंड, बैन इज नॉट अप्लीकेबल टू कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है जो कंपोस्टेबल है तो उसके ऊपर थोड़ी ना बैन होगा, वो तो खुद डिग्रेड हो जाएगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही है, तो आपका सही जवाब है बोथ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल अंडरगो रीवाइल्डिंग प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं रेड पांडा, पिग्मी हॉग, इंडियन स्टार टॉर्टोइज एंड एशियन चीता। देखिए बात है रीवाइल्डिंग की। रीवाइल्डिंग का मतलब है इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग होगी। कैप्टिव मतलब इनमें जो बच्चे पैदा किए जाएंगे वो जू में या किसी कैप्टिव सेंटर में होगा, और जब वापस बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनको जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा, इसे रीवाइल्डिंग कहते हैं। तो ये पिग्मी हॉग का रीवाइल्डिंग काफी 20-30 सालों से हो रहा है मानस बायोस्फीयर में, मानस नेशनल पार्क में। कहां पे है? आसाम। ठीक है, इंडियन स्टार टॉर्टोइज जो है ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? ये 2 प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक तो है इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो रही है, दूसरा है हैबिटेट लॉस। ठीक है, एशियन चीता भारत में है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुका है। भारत में क्या है? अफ्रीकन चीता आया है। ठीक है,
तो ये रीवाइल्डिंग प्रोग्राम हो कहां रहा है? देखिए, आपका जो रेड पांडा है दार्जिलिंग के जू में, ठीक है, वहां से इसे निकाल करके नरोरा वैली नेशनल पार्क और सिंगी लीला नेशनल पार्क में जंगलों में वापस भेजा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड पांडा एक्चुअली में पांडा नहीं होता, ये रैकून होता है। ठीक है, और ये सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, इसीलिए ये फर्स्ट टाइम जो हो रहा है, तो ये संभावित प्रश्न हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आपके ऑप्शंस हैं, इट इज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जायंट लेदर टर्टल, इट लाइज इन निकोबार आइलैंड, इट कम्स अंडर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, डी जरावा ट्राइब्स इनहिबिट्स द गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, जो गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये निकोबार आइलैंड पे, ठीक है, इनफैक्ट ये आता है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, यहां पे जायंट लेदर टॉर्टॉइज, यहां पे जायंट लेदर टर्टल होते हैं जिनका वो ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये टर्टल विश्व में सबसे बड़े टर्टल होते हैं, एक मारुति कार जो वैन होती है उसके साइज का, 500 किलो के लगभग। ठीक है, ये निकोबार आइलैंड में है। तो निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे जो ट्राइब मिलती है वो या तो शॉम्पेन होती है या फिर निकोबारीज होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो है जरावा, ये कहां है? ये अंडमान में पाई जाती है। ठीक है, शॉम्पेन और निकोबारीज मंगोलाइड रेस के ट्राइब्स होते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 7वां प्रश्न है, पश्मीना उल इज कलेक्टेड फ्रॉम शीप, गोट, एंटलर, याक। देखिए, पश्मीना पे सवाल यूपीएससी ने पूछ चुके हैं 2-3 बार, तो अब कैसे हो सकता है? पश्मीना एक तरह की गोट की प्रजाति है। इनफैक्ट इसमें 3-4 प्रजाति के गोट आते हैं। ठीक है, एक होता है मरखौर, ये जो गोट है ये काफी मिलता है लद्दाख एरिया में, और ये पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो भी है। तो जब ठंड का मौसम बीत जाता है तो इसके अंडर कोट से झाड़ करके जो निकाला जाता है उस उल से बनता है पश्मीना। ठीक है, ये शीप नहीं है, ये गोट है। एंटलर इसलिए मैंने बताया क्योंकि शाहतूश जो होती है, जिसे किंग ऑफ शाहतूश, किंग ऑफ उल्स कहा जाता है और भारतीय शाहतूश को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो बनता है आपका एंटलर से, तिब्बतियन एंटलर, जिसे लोकल लैंग्वेज में चिरू भी कहते हैं। इससे भी संभावित प्रश्न आ सकता है। जो पश्मीना गोट होती हैं, इसको जो पालती है ट्राइब, बार उससे भी प्रश्न आ चुका है आपका यूपीएससी में, उसे कहते हैं चांगपा। और ये कहां पाई जाती है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर डेवलपिंग द फ्रेमवर्क फॉर राइट टू रिपेयर? ये राइट टू रिपेयर इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंडिया में धड़ल्ले से हर कोई खरीद रहा है, यूज कर रहा है। हर एक साल में लोग 2-2 फोन बदल दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? ह्यूज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। लोग बदल क्यों रहे हैं? जब भी कुछ ऑनलाइन मंगा रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका मैनुअल ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है। तो या तो आप वहां पर भेजिए अपना मोबाइल फोन जिससे मंगवाए हैं, या इसके पर्टिकुलर वर्कशॉप में जाइए और ठीक करवाइए। तो इसमें एक तरह की मोनोपोली हो जाती है, और जितने मोबाइल फोन सबके अलग अलग आपके चार्जर हो जाते हैं। अब उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए राइट टू रिपेयर लाया कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद रहा है ना, तो उसको पूरी तरह से इनहेरिट कर रहा है ग्राहक। तो ग्राहक को यह अधिकार होना चाहिए कि उसके पास वो मैनुअल हो, ताकि वो उस मोबाइल फोन को ठीक करवा सके और उसके लिए मैकेनिक अवेलेबल हो। जब मैनुअल पब्लिक हो जाएगा तो डेफिनेटली मैकेनिक भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिस कमिटी ने इसको फॉर्म किया है वो है निधि खरे कमिटी। ये इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में है, हाई चांस है आपके एग्जाम में आने के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम बैटरीज आर करेक्ट? नंबर 1,
It will help meeting the Paris target for many countries including India. Number 2, lithium batteries is a essential part of consumer electronics. Select the right option. 2, only 1, none, both. देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. लिथियम से क्या होगा, अभी तो लिथियम का खदान निकला है जम्मू कश्मीर के रसाई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है. लिथियम बैटरीज जो होगी वो जो रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, उसे स्टोर किया जा सकता है. स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज वेरी ग्रेट चैलेंज. तो जब स्टोर करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो डेफिनेटली पेरिस टारगेट मीट कर लेंगे, ठीक है, हेल्प होगा. दूसरा है एसेंशियल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. यस, ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इज गोइंग टू यूज लिथियम बैटरी. दैट इज द रीजन बोथ द ऑप्शन आर ट्रू. बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे. Which of the following river does not flow through Arunachal Pradesh? Your options are कुशियारा, लोहित, बराक एंड सुबनसिरी. देखिए जो कुशियारा रिवर है ना वो बराक रिवर की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है. और बराक कहां फ्लो करता है? लोअर आसाम, ठीक है. लोअर आसाम मतलब सिलचर वाले एरिया में, ठीक है. और ये फिर चला जाता है बांग्लादेश में. तो आपके 1 और 2 तो कट गए क्योंकि बराक का ही डिस्ट्रीब्यूटरी है कुशियारा और सुरमा. तो ऑल कटा. जहां जहां 1 और 3 दिख रहा है काट दीजिए. बचा 2 एंड 4. तो बोथ ऑफ देम आर राइट ऑप्शन, ठीक है. So we will continue bringing you guys such kind of question which has got high chance of coming up in your examination. So do download our app from Play Store. Do like, subscribe us on YouTube. Thank you. Stay connected.